3. Let xn be a real sequence defined by xn equal to 1 plus 1 upon factorial 1, 1 upon 2 factorial, 1 upon 3 factorial, and 1 upon n factorial for all n belongs to capital N. So that the sequence is convergent and limit n tends to infinity xn lies between 2 and 3. ठीक है ना? तो आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, उसके टर्म इस तरीके से मूव करते हैं और आपको प्रूफ करना है कि ये सीक्वेंस पहली बात कन्वर्जेंट होगा और दूसरी बात ये है कि ये क्या होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में ही कन्वर्ज करना चाहिए. तो कन्वर्जेंट प्रूफ करने का तरीका अपन ने देखा है कि आप इस सीक्वेंस को क्या बता दें, ये सीक्वेंस पहले तो मोनोटोनिक है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो. ठीक है ना? और दूसरा ये जो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है. 2 बातें बता दें. तो बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है. तो पहले मोनोटोनिक के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिंस xn आपका है 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, 1 upon n factorial, then xn plus 1 क्या आ जाएगा, वो यहां से यहां तक आएगा और लास्ट में 1 upon n plus 1 का फैक्टोरियल और आ जाएगा. ठीक है? तो फिर हम जब वैल्यू निकालेंगे, इट इम्प्लाइज xn plus 1 minus xn. घटा दें तो घटाने से क्या होगा, सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, केवल लास्ट वाली टर्म बचेगी. क्या टर्म बच जाएगी, 1 अपॉन n plus 1 का फैक्टोरियल. ये बचेगा घटाने से. और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी. n की वैल्यू तो 0 से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है. तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. इसका मतलब ये हुआ कि xn plus 1 minus xn is greater than 0 for all n belongs to capital N. ठीक है? तो ये कैसा सीक्वेंस हो गया, मोनोटोनिक सीक्वेंस हो गया. xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to capital N. तो ये कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है. सो xn is monotonically increasing सीक्वेंस. ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. नेक्स्ट टर्म जो आती है वो पिछली टर्म से क्या आती है, बड़ी आती है. तो ये इंक्रीजिंग का सिंबल है आपका. ठीक है? अब हम पता करें कि ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा. ठीक है? तो इसकी जो टर्म होंगी वो किस टर्म से बड़ी होंगी और किससे छोटी होंगी. उतार लिया ये, नहीं सर. उतारो उतारो. फोटो ले लो. ठीक है सर, मिटा दो, फोटो ले लो. है ना? अब हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब हम इसको प्रूफ करें कि ये जब इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x1. भाई सारी की सारी वैल्यू x1 से बड़ी होंगी ना, क्योंकि x1 तो सबसे छोटा होगा, x1 से बड़ा होगा x2, x2 से बड़ा होगा x3. तो यदि हम बात करें, सिंस x1 की क्या वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू होगी 1 plus 1 upon 1 factorial, दैट मीन्स 2. तो 2 से सारी की सारी वैल्यू बड़ी होंगी. इट इम्प्लाइज xn is always greater than equal to 2 for all n belongs to capital N. Since xn is increasing sequence, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसलिए क्या होगा, इससे बड़ी वैल्यू जाएंगी हमेशा.
अब बात करें कि ये xn किससे हमेशा छोटा होगा, तो वो देखिए कि xn इक्वल टू अगेन 1 + 1/1 1/2 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल। अब हम बात करें कि देखिए जो आपका n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी होती है 2 की पावर n-1 से। समझ रहे हो ये कैसे बड़ी आती है? हेलो, सुन पा रहे हो क्या आप लोग मुझे? हाँ सर। हाँ सर बोलो। हाँ, एक मिनट रुको। ये कैसे आएगा n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 की पावर n-1 होगा? कैसे करेंगे इसको, कैसे कैसे होगा ये मालूम है? देखो, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू, ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 n, ये होता है। अब हम क्या करें, इससे छोटी वैल्यू पुट करें। ठीक है, 1 की जगह तो 1 रखा मैंने, 2 की जगह भी 2 रखा, और 3 की जगह भी 2 लिख दिया, 4 की जगह भी 2 लिख दिया, और n की जगह भी 2 लिख दिया। तो कितने 2 मैंने पुट किए? देखो, शुरू की दो टर्म तो सेम रही, बाकी ये कितने 2 होंगे? ये n-2 होंगे। ये कितने होंगे? n-2 होंगे। ठीक है, तो यहां तो, और ये कितने 2 हो जाएंगे? n-1 2 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल वैल्यूज n है। तो हम लिख सकते हैं ये तो हो गया n फैक्टोरियल, ये बड़ा होगा किससे? 2 की पावर n-1 से। जबकि n का मान क्या होना चाहिए? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल बड़ा होगा 2 की पावर 1 से। 2 की पावर 1 से, हाँ, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आएगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 की पावर 2-1, तो ये बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। बराबर नहीं लगाया है, बराबर लगेगा यहाँ पे, ये बराबर लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो होगा, और इससे आप कह सकते हो कि 1/n फैक्टोरियल वो होगा, वो लेस देन हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इससे बड़ी वैल्यू लेस देन, देखो यहाँ पे 1 की जगह 1 और इसकी जगह भी 1, और ये 2 जो है ना, 1/2 फैक्टोरियल 2 के लिए आएगी ये वेक्टर। 1/2 फैक्टोरियल से जो बड़ी वैल्यू है वो हम क्या रख सकते हैं? वो हम रख सकते हैं 1/2 की पावर 2-1, यानी कि 1। और 3 के लिए क्या आएगा? 1/2 की पावर 2। और n के लिए क्या आएगा? 1/2 की पावर n-1। ये इससे बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, आप बात समझ में? आपको अपर बाउंड निकालने के लिए बड़ी वैल्यू रिप्लेस करनी होती है। अब ये क्या बन जाएगा? ये देखिए ध्यान से, ये यदि हम यहां से देखें तो ये पूरा का पूरा बन गया जीपी। जीपी के एन टर्म का सम, और जीपी के एन टर्म का सम क्या होता है वो फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर। तो एक्स एन इज लेस देन 1 प्लस, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 1 है, ए 1 माइनस आर की पावर एन, तो 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। एस एन इक्वल टू होता है जीपी की टर्म का सम होता है ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इफ आर इज लेस देन 1। तो आर की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा। तो एक्स एन लेस देन क्या हो गया? 1 प्लस
नीचे 1/2 बन जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 1 माइनस 1/2 की पावर n। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू बन जाएगी xn इज लेस देन 1 प्लस 2 माइनस 1/2 की पावर n-1। तो xn इज लेस देन 3 माइनस 1/2 की पावर n-1। तो xn का जो मान होगा वो 3 से छोटा होगा, 3 में से कोई चीज घटेगी, इसका मतलब xn की वैल्यू 3 से क्या होगी, छोटी होगी। सर एक बार ये बताना, हाँ ये 2 को -1/2n से इंटू कराए वो वाला। देखो, n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है आपका 1 2 3 n-1 इंटू n, ये होता है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को तो सेम रहना दूं, 1 इंटू 2, 3 से मैं छोटी वैल्यू पुट करूं, 3 से छोटा 2 है ना, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, राइट साइड वाली वैल्यू। 3 की जगह मैंने 2 लिख दिया, 4 की जगह भी 2 लिख दिया, ये सारे नंबर बड़े आएंगे, इसकी जगह सबकी जगह मैंने 2 लिख दिया, तो ये वाला वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी रह गई, क्योंकि आपने हर बड़ी वैल्यू को छोटी से रिप्लेस कर दिया। अब ये टोटल कितनी वैल्यू थी, 1 से स्टार्ट करते गिनती n, अब 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितनी मिलती होंगी, n-1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। तो n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर n-1। हाँ। तो जो xn की वैल्यू है वो क्या आ गई, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि x2 का मान जो होगा वो इससे छोटा होगा, और x1 का जो मान है वो 2 या 2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि xn की जो वैल्यूज हैं वो 2 से तो बड़ी या बराबर है और 3 से छोटी है, क्योंकि x1 के बाद x2 आता है, इसमें x1 ही तो शामिल नहीं है। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं वो x2 x3 x4 सबकी वैल्यू 3 से छोटी है, और हमको पता है x1 की वैल्यू भी 3 से छोटी है क्योंकि वो 2 है, तो 3 से तो छोटी आ गई ना, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू 2, सो xn इज लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो 3 से छोटा हो गया xn का मान, उसमें x1 भी शामिल हो गया। तो आप इसका मतलब ये किससे बाउंड हो गया सीक्वेंस, ये 2 से बड़े हैं सारी वैल्यूज और 3 से क्या है, छोटी है सारी की सारी वैल्यू। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू xn लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल। तो जो आपका सीक्वेंस है वो 2 से बड़ा है या बराबर है उसकी वैल्यूज, और 3 से छोटी हैं। तो इसका मतलब जो इसकी लिमिट होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इज लेस देन लिमिट xn इज लेस देन 3, दैट इज लिमिट xn लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में लिमिट क्या करेगी, लाई करेगी। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब सीक्वेंस। इसको थोड़ा सा समझना इजी है। उतार लिया, हाँ सर, इनसे पूछ लो।
सब सीक्वेंस। देखो पहले समझ लो सीक्वेंस क्या होता है। देखिए सीक्वेंस यदि हम लिखते हैं x1, x2, x3, xn और ऐसे चलती जाएंगी, ये तो होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस xn। अब हम क्या करें, इसकी रीअरेंज करें इन वैल्यूज को, इसमें से कुछ वैल्यूज को छोड़ दें सब सीक्वेंस बनाने के लिए। और हम क्या करें, मान के चलिए कि आपने ये जो x3 था इसको आपने ले लिया x गामा वन। अब गामा वन का हम नाम क्यों लिखा, क्योंकि ये जो गामा वन है इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है ना। फिर इसके बाद वाला कोई एलिमेंट, पीछे वाला नहीं लेंगे, इसके बाद वाला कोई भी, वो आपने ले लिया एक्स गामा टू, और मान के चलिए गामा टू की वैल्यू है 5। और आप इस तरह कुछ एलिमेंट्स को छोड़ते गए, बाकी सबको लेते गए। कंडीशन वही है कि एक्स, वो गामा एन जो होगा वो हमेशा छोटा होगा गामा एन प्लस वन से। इस तरह आपने कुछ एलिमेंट सीक्वेंस के छोड़ दिए, इनफाइनाइट एलिमेंट ले लिए। तो इस तरह से जो नया सीक्वेंस बना, इस नए सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं, सब सीक्वेंस। ऐसा भी हो सकता है कि आप x1 को ही x गामा वन लें और फिर x2 को छोड़ दें, x3 को x गामा टू ले लें, यानी कि इवन वाले छोड़ दें, ऑड वाले ले लें, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी सब सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो लिख लो सर डेफिनेशन। सर इसमें ये x1 और x2 ये x3 से छोटे होंगे ना? इनकी वैल्यूज छोटी होगी जरूरी नहीं है, तो हो सकता है x1 का मान 5 हो, x2 का मान 4.9 हो, डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो। उनकी वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसकी नंबरिंग से, कि ये पहली पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पे है। तो हमने अब तीसरी पोजीशन वाले को फर्स्ट पोजीशन पे ले आए, इसलिए हमने इसको लिखा गामा वन। अब जो दूसरी पोजीशन पे आएगा वो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, ये छोड़ ही दिया आपने, वो आगे वाला ही कोई आएगा दूसरी पोजीशन पे। तो इस तरह चूज करते हुए कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सब सीक्वेंस कहेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, ए सब सीक्वेंस, a subsequence of a sequence is formed by choosing from the original sequence from the origin sequence in the same order as in the origin sequence, as in the original sequence। ठीक है, सब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस में से टर्म्स को चूज करके बनाया जाता है, ओरिजिनल सीक्वेंस में से इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर वही रहना चाहिए जो पहले था। जैसे लेट xn be a real sequence and gamma k be an increasing sequence। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू है गामा वन, गामा टू, गामा थ्री, है ना। अब गामा वन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 हो गई जैसे, गामा टू की वैल्यू 5 ही होगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा ये गामा वाला, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स that is gamma 1 is less than gamma 2 is less than gamma k, इस तरह से।
देन क्या हम निकालेंगे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स गामा 1, एक्स गामा 2, एक्स गामा k is called a subsequence of x. It's called a subsequence of x. इसको हम x का क्या कहते हैं, सबसीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम, एग्जांपल से बात आपको समझ में आएगी। एक सीक्वेंस लें, लेट x इक्वल टू xn वेयर xn इक्वल टू है 2n प्लस 3 अपॉन 3n प्लस 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देन तो क्या वैल्यू हो जाएगी, x1 n की जगह 1 रखेंगे तो 3 और 2 5 बटे 7, फिर 2 रखेंगे 4 और 3 7, 6 और 4 10, फिर 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 3 9, और नीचे आएगा ऊपर 3। सर ये कब तक रखते रहेंगे फिर ऐसे? ये इंफिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक? हाँ। x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, फिर क्या आएगा, x4 क्या आएगा, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे एक मिनट ये 13 आएगा, 9 अच्छा 13, ये 16 आएगा, फिर आ जाएगा 13/19, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करें, एक दूसरा सीक्वेंस लें, गामा इक्वल टू गामा के वेयर गामा के इक्वल टू 2k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गामा में क्या क्या वैल्यू होंगी, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ऐसे। ये गामा सीक्वेंस बन गया। तो आपका जो एक्स डैश बनेगा सबसीक्वेंस, वो क्या बन जाएगा, एक्स कंपोजिट गामा का सीक्वेंस बन जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, सबसे पहले आप x2 रखोगे, एक्स का, इस एक्स का गामा के साथ कंपोजिशन करें, x2, x2 कितना है 7/10, फिर क्या रखेंगे x4, x4 कितना है 11/16, फिर x6, ऐसे आएंगी वैल्यूज। तो आपने क्या किया, इवन वाले टर्म ले लिए, ऑड वाले छोड़ दी, और उसको लिखने का तरीका क्या है कि आपने एक सबसीक्वेंस दूसरा ले लिया। ऐसे आप ऑड वाले भी ले सकते थे। तो ये जो नया बन गया, ये क्या कहलाएगा, ये सबसीक्वेंस कहलाएगा, एक्स डैश इज द सबसीक्वेंस ऑफ एक्स। सो एक्स डैश इज सबसीक्वेंस ऑफ एक्स। एक्स डैश क्या है, एक्स का सबसीक्वेंस है। ठीक है, समझ में आ गया सबसीक्वेंस। हाँ सर। उसमें से आपको कुछ टर्म्स लेनी है, पर ऐसा नहीं कर सकते सबसीक्वेंस के हैं कि आपने जो टर्म ली है उससे पिछली वाली टर्म ले ली। सर जैसे ये आपने पहली वाली टर्म 7/10 ली, तो नेक्स्ट टर्म आप इसके आगे वाली लोगे, इसके पीछे वाली नहीं ले सकते।
सर एक छोड़ के लेनी है ना सर? ये इसमें फॉर्मूला है, गामा के इक्वल टू 2 के। सर फॉर्मूला कुछ और भी हो सकता है। हाँ विपिन बोलो। ये सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स ऑफ गामा। हाँ एक्स ऑफ गामा, एक्स ओ गामा। ठीक ठीक। ऐसा भी सब सीक्वेंस हो सकता है कि उसकी 3 टर्म छोड़, सरसू वाली छोड़ दो, बाकी सबको ले लो, तो वो भी सब सीक्वेंस होगा। बस सब सीक्वेंस में एक तो कुछ टर्म्स तो कम होंगी, और ऑर्डर सेम रहेगा, जो पहले ऑर्डर था ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है। ठीक है सर, अब वैसे देखिए, आएंगे ना क्वेश्चन? हाँ थ्योरम आएगा इस पे, थ्योरम। देखो इसका थ्योरम आएगा, थ्योरम देखो इस पे बेस्ड। कन्वर्जेंस का थ्योरम है हमारा, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे इस पर, इसकी हेल्प से बाकी थ्योरम भी प्रूव करते हैं हम। देखो थ्योरम नंबर 1 क्या है? लेट x इक्वल टू एक्स एन बी ए रियल सीक्वेंस which converges to L, then every subsequence x dash equal to x gamma k of sequence xn also converge to L। जिस पॉइंट पर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, ये प्रूफ करना है। तो द रियल सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू L, ये L को कन्वर्ज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn की वैल्यू क्या होगी? L होगी। और इस लिमिट की डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N such that mod xn minus L is less than epsilon for all n greater than n0। ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा n ग्रेटर देन n0 के लिए। अब हम इसका सब सीक्वेंस ले लें। लेट एक्स डैश क्या है? एक्स गामा के बी ए सबसीक्वेंस ऑफ xn since n0 belongs to capital N is a fixed natural number for each epsilon greater than 0, we can find a natural number k0 such that x gamma k0 is greater than n0 since gamma k
is an increasing sequence so k is greater than k0, it implies gamma k is greater than gamma k naught. समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये सर सब एक बार सीक्वेंस बताओ। है। पूछो। सर अपनी लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ सर एक बार। हाँ हाँ, देखो पहले सवाल में क्या दे रखा था थ्योरम में कि x एक रियल सीक्वेंस है विच कन्वर्ज टू l, यानी x की लिमिट l है, ये दे रखी है पहली लाइन। तो यही लाइन लिखा है कि xn एक रियल सीक्वेंस है जो l पर कन्वर्ज करता है। इसका मतलब xn की लिमिट l हो गई और लिमिट की डेफिनेशन लगा दी। यदि xn की लिमिट l है तो हम लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ये तो एक लिमिट की डेफिनेशन हो गई, यहाँ पे खत्म। अब आपने सबसीक्वेंस लिया, x डैश इज x गामा के बी ए सबसीक्वेंस ऑफ xn, ये इसका सबसीक्वेंस है। तो सबसीक्वेंस है, इसी में से आया है। तो जो n0 आपका फिक्स्ड नंबर है ये वाला सीक्वेंस के लिए, n0 इज ए फिक्स्ड नेचुरल नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन 0, वी कैन फाइंड ए नेचुरल नंबर k0 सच दैट गामा k0 इज ग्रेटर देन n0। तो n0 कोई फिक्स नंबर है तो n0 से बड़ी वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं ना नेचुरल नंबर। उसको आपने क्या नाम दे दिया? गामा k0 नाम दे दिया। अब गामा k0 एक नेचुरल नंबर है जो कि n0 से बड़ा है। अब सबसीक्वेंस बनाते समय गामा k क्या था? इंक्रीजिंग सीक्वेंस था। इसका मतलब गामा 1 से बड़ी वैल्यू गामा 2 होगी, गामा 2 से बड़ी वैल्यू गामा 3 होगी, गामा 3 से बड़ी वैल्यू गामा 4 होगी। तो जो गामा k0 है, यदि गामा k0 से बड़ी वैल्यू गामा k है तो k जो होगा वो k0 से बड़ा होगा, तभी तो ये काम होगा इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। गामा 2 यदि बड़ा है गामा 3 हाँ से, सर। वो गामा 3 बड़ा होगा गामा 2 से, क्योंकि इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी बड़ी आएगी, तो 3 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। सर तो इसमें हमको ये यहां से क्या मिल गया? हमको यहां से क्या मिल गया? गामा k0 जो है वो n0 से बड़ा है, और गामा k0 से बड़ी वैल्यू गामा k है। वो किसके लिए बड़ी होती है? जब k का मान k0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब जब k का मान k0 से बड़ा होता है तो गामा k0 n0 से बड़ा होता है। ये बात हमको पता चली इससे। अब इसके कहने से क्या होगा? अब हमको गामा x गामा k के लिए लिमिट की डेफिनेशन लगानी है। अब हम इसके लिए लिमिट की डेफिनेशन लगा देंगे। जो ये लिमिट वाली डेफिनेशन है जो हमने पहले xn के लिए लगाई है, अब वो हम x गामा k के लिए लगा देंगे। देखिए ध्यान से, देयरफॉर मॉड x गामा k माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो आपने क्या किया, n की जगह गामा के लिख दिया, ठीक है। अब जब n था तो यहां लिखते थे n ग्रेटर देन n0, अब भी n ग्रेटर देन n0 होगा। तो यानी कि अब गामा के किससे बड़ा है? गामा के बड़ा है गामा के नॉट से, और गामा के नॉट किससे बड़ा है? n नॉट से। तो बात सही है ना, n गामा n नॉट से बड़ा होना चाहिए था। फॉर गामा के इज ग्रेटर देन गामा के नॉट इज ग्रेटर देन n नॉट। देख लो इन दोनों सीक्वेंस से, यही बात तो आएगी। और ये जो इक्वेशन थी ये तभी तो ट्रू थी जब n ग्रेटर देन n नॉट होना चाहिए। तो n की जगह आपने गामा के लिख दिया इस वाली इक्वेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात सब सीक्वेंस के लिए बन गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? मॉड x गामा के माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ये कंडीशन ट्रू होगी जब k ग्रेटर देन k0 होगा। तो हम इसकी जगह k ग्रेटर देन k0 भी लिख सकते हैं।
बात तो एक ही है, क्योंकि k ग्रेटर देन k0 होने का मतलब ये कंडीशन है, यानी ये, और इसका मतलब n0 तो ऑटोमेटिक ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, k ग्रेटर देन k0 के लिए ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब लिमिट x गामा k इज l। यही तो लिमिट की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सब सीक्वेंस है वो l पर कन्वर्ज करता है। Hence, every subsequence x gamma k of the sequence xn converges सर to, इसके एल की लिमिट तो इन्फिनिटी लिखा ना, सॉरी एन की। हाँ n टेंस टू इन्फिनिटी होता है ना, तो गामा के भी टेंस टू इन्फिनिटी हो गया। वही गामा वन गामा टू, गामा वन की वैल्यू क्या होगी, कोई नेचुरल नंबर ही तो होगा गामा वन की वैल्यू। हाँ गामा जो है वो नेचुरल सीक्वेंस है, ठीक है।